हेलो एवरीवन, मेरा नाम असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कुरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़। दोस्तों, REE के यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं सोलर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ बिल्डिंग। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कि सोलर हीटिंग ऑफ बिल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं और किस तरह से उसके अंदर हम लोगों को वर्क करना है। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक GTU के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में से आप लोगों को एटलीस्ट 3 या 4 मार्क्स में कोई भी एक सवाल आ सकता है। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को थोड़ा बेसिक फंडा दिमाग के अंदर रखना है, फिगर को याद रखनी है और ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर आप लोगों को आपकी थियरी को समझाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को कंपैरिजन में बता दूं, पैसिव स्पेस हीटिंग या तो फिर एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम क्या होती है। पैसिव स्पेस हीटिंग सिस्टम, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पैसिव सोलर वाटर हीटर सिस्टम और एक्टिव सोलर वाटर हीटर सिस्टम बताया था। हम लोगों ने देखा था कि भाई पैसिव सोलर वाटर हीटर सिस्टम के अंदर नेचुरली आप लोगों को पानी का सर्कुलेशन मिलता है और एक्टिव के अंदर हम लोगों को पंप का यूज़ करना पड़ता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था आप लोगों के एक्टिव एंड पैसिव सोलर वाटर हीटर सिस्टम के अंदर। वैसे ही कुछ आप लोगों को स्पेस हीटिंग सिस्टम या कूलिंग सिस्टम के अंदर मिलेगा आपकी बिल्डिंग के लिए। पैसिव स्पेस हीटिंग सिस्टम क्या होगा? दिस सिस्टम ऑपरेट्स विदाउट पंप, ब्लोअर और अदर मैकेनिकल डिवाइसेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला। और एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग पंप, ब्लोअर या कोई भी मैकेनिकल डिवाइस कि जिसकी वजह से सर्कुलेशन आप लोगों को वर्किंग फ्लूइड का मिल सके, उसका हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे। पैसिव स्पेस हीटिंग सिस्टम में क्या होगा कि बिल्डिंग की डिज़ाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिज़ाइन अगर आप लोगों ने बिल्डिंग की नहीं की है तो भी चलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को दे दूँ तो एक हमारी कंट्री ले लो और दूसरी ऐसी कंट्रीज़ के जहाँ पर सनलाइट काफ़ी कम होती है। मतलब कि आप लोग कनाडा या USA या ऐसी कोई भी कंट्री ले लो जहाँ पर विंटर सीजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, मतलब कि -30 -40 डिग्री सेल्सियस। हमारे यहाँ पर भी होता है लेकिन वो नॉर्थ इंडिया की तरफ ज़्यादा जाता है, हिमालयस की तरफ ज़्यादा जाता है, जम्मू कश्मीर की तरफ ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर आप साउथ की तरफ आओगे, सेंट्रल इंडिया की तरफ आओगे तो आप लोगों को इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं मिलेगा। तो आप कोई भी ऐसी कंट्री की तरफ कंट्री में देखोगे कि जहाँ पर आप लोगों को -30 -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर सीजन मिल रहा है, तो उन लोगों के हाउस की जो डिज़ाइन होती है, घर की जो डिज़ाइन होती है, वो इसी तरह से बनाई जाती है कि मैक्सिमम सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो सके। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि अगर एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम है तो बिल्डिंग के डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं देखता है। लेकिन अगर पैसिव स्पेस हीटिंग सिस्टम है तो बिल्डिंग की डिज़ाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग, the solar radiation are collected by an element of the structure itself. The various elements of the buildings like walls, roof, windows, partitions, etc. are so selected and so architecturally integrated that they participate in the collection, storage and transportation and distribution of thermal energy. हमारे घर की जो वॉल्स होती है, रूफ होती है, फिर क्या बोलते हैं आप, विंडोज़ है, पार्टीशंस है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो थर्मल एनर्जी स्टोर करती है और उसको ट्रांसफ़र करती है। सामने एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, तो सोलर रेडिएशंस आर कलेक्टेड यूजिंग सम काइंड ऑफ सेपरेट कलेक्टर. Solar energy may be stored in the sensible heat storage materials and or in latent heat storage materials, and the energy is redistributed in the building space using pumps, blowers and fans etc. एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम में क्या होगा, तो हम लोग सोलर कलेक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक आप लोग ले लो लेटेंट हीट स्टोरेज मटेरियल ले लो, आप सेंसिबल हीट स्टोरेज मटेरियल ले लो। वो क्या करेगा, तो सोलर एनर्जी को स्टोर करेगा और फिर हम लोग हमारे बिल्डिंग के अंदर इसको सर्कुलेट करेंगे थ्रू द ब्लोअर, फैन और पंप। पैसिव स्पेस हीटिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, दिस सिस्टम्स आर suitable where there is a ample winter sunshine and an unobstructed southern exposure is possible. जैसे कि पहले आप लोगों को बताया था मैंने कि सोलर पैनल जो होती है वो बेसिकली साउथर्न डायरेक्शन में ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि हमारा जब सन मूव करता है तो साउथर्न डायरेक्शन में आने के टाइम पे आप लोगों को मैक्सिमम रेडिएशन मिलता है। तो बिल्डिंग की डिज़ाइन या सिस्टम कुछ इसी तरह से मैनेज किया जाता है कि विंटर के अंदर सनशाइन जब हो तब आप लोगों को मैक्सिमम सोलर रेडिएशन मिल सके। और एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि किसी भी लोकेशन पर आप बिल्डिंग की डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, पैसिव के अंदर इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन एक्टिव सिस्टम एंड टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट। बहुत ही सिंपल आप लोगों की डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो और ऑपरेशन भी इसका ईजी है। लेकिन एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम आप लोगों का थोड़ा कॉस्टली है हुआ और थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकता है आपको कंस्ट्रक्शन के लिए या ऑपरेशन के लिए।
वैसे तो आज तक ये सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए कि पैसिव स्पेस हीटिंग सिस्टम और एक्टिव स्पेस हीटिंग सिस्टम के बीच की कंपैरिजन क्या है, तो आप लोगों को ये लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोलर हीटिंग ऑफ बिल्डिंग। सोलर हीटिंग ऑफ बिल्डिंग का सबसे पहला है पैसिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम, एंड द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन विल बी आपका होगा एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम। दोनों के अंदर एटलीस्ट आप लोगों को 4 4 या 5 5 पार्ट्स पढ़ने हैं, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं आप लोगों को चलाऊँगा, क्योंकि एक्स्ट्रा करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे पैसिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम है, तो इसके अंदर डायरेक्ट गेन है, थर्मल स्टोरेज वॉल है, थर्मल स्टोरेज रूफ है, ये 3 में से कोई भी एक के आने के चांसेस होते हैं। या जनरली इस तरह से पूछा जाता है कि एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम, इसके बारे में आप लोगों को क्लासीफाई करो और कोई भी एक या दो आप लोगों को समझाना है, ठीक है। बेसिकली इस तरह से पूछा जाता है, तो हम लोग भी यही करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली 5 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। डायरेक्ट गेन, थर्मल स्टोरेज वॉल जिसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, थर्मल स्टोरेज रूफ, इनडायरेक्ट गेन, अटैच सन स्पेस, एंड द लास्ट वन इज कन्वेक्टिव लूप। सबसे पहला, एज यू कैन सी, डायरेक्ट गेन। अभी फिगर को समझो, मैं आपको फिगर के बेस पर समझाता हूँ। ये आप लोगों की डबल ग्लेज्ड ग्लास है। डबल ग्लेज मतलब डबल लेयर वाली, ठीक है। ये है हमारा इंसुलेशन मटेरियल और ये है हमारा रूफ। क्या होगा कि जब सनलाइट, अब सनलाइट कभी भी आप लोगों को इस तरह से नहीं मिलती है। सनलाइट आपको मतलब कि दिस वे, इस तरह से आप लोगों को कभी भी सनलाइट नहीं मिलने वाली, ठीक है। आपको पता है कि सोलर रेडिएशन हमेशा इंक्लिनेशन पर मिलते हैं, बिल्कुल लाइक दिस वे, ठीक है। तो जब सोलर रेडिएशन आप लोगों का इस तरह से आपकी बिल्डिंग के अंदर आएगा, मतलब कि ग्लास के थ्रू, जहाँ पर आप लोगों की वॉल है, फ्लोर है या तो फिर रूफ है, तो इंसुलेशन मटेरियल की वजह से क्या हो जाएगा कि आपकी जो भी एनर्जी इस सिस्टम के अंदर आ रही है यहाँ पर स्टोर हो जाएगी ओवर हियर। मतलब सनलाइट जो भी आई वो डायरेक्टली आपके सिस्टम के अंदर आ गई। अब यहाँ पर तो डबल ग्लेज्ड ग्लास है, मतलब यहाँ से आप लोगों की एनर्जी बाहर जाने के कोई चांसेस नहीं है। इंसुलेशन मटेरियल लगा हुआ है, मतलब हीट लॉस के चांसेस भी कम हो गए। हीट लॉस होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि हो सकता है, क्योंकि ओवरहैंग रूफ है इसीलिए। लेकिन इंसुलेशन मटेरियल की वजह से क्या होगा कि हीट लॉस आपका कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि जो भी सनलाइट आपकी कंटिन्यूसली आपकी बॉडी के अंदर आ रही है, इसकी वजह से इस अरेना का, इस एरिया का टेम्परेचर धीमे 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 बढ़ते जाएगा। जिसका मैं बेस्ट एग्जांपल दे दूँ कि हमारे यहाँ पर अभी जनरली क्या होता है कि मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बनते हैं, मतलब कि फ्लैट्स बनते हैं। अभी फ्लैट जो बनते हैं वो सोलर रेडिएशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब ड्यूरिंग दी समर सीजन, जब आफ्टरनून टाइम होता है, मतलब कि नून टाइम होता है 12 PM या 1 PM के बाद में, जब आप लोगों को मैक्सिमम सोलर रेडिएशन मिलती है, अब देखना कि जो वॉल होगी वो वॉल इतनी गर्म हो जाती है कि उसकी रेडिएशन की इफेक्ट आप लोगों को रूम में भी उसकी असर लगती है। कभी भी प्रैक्टिकली इसको मार्क करना कि जब समर सीजन होगी और अगर आप लोगों के घर के छत के ऊपर, मतलब कि घर की वॉल्स के ऊपर, सराउंडिंग वॉल्स के ऊपर अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो नून टाइम के अंदर, मतलब आफ्टर 1 PM 2 PM आप लोगों को मैक्सिमम गर्मी का एहसास भी होगा कि ऐसा लगेगा कि दीवार के अंदर से भी एनर्जी रिलीज हो रही है। और जब आपका सन सेट होता है उसके बाद में मैक्सिमम आप लोगों को लगता है, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में जो होता है वो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही आपका सन सेट हो गया तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, लेकिन आपकी वॉल का टेम्परेचर अभी भी उतना ही है, क्योंकि सोलर एनर्जी उसने क्या करी थी, एब्जॉर्ब करके रखी थी। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वॉल क्या होता है, तो एनर्जी रेडिएट करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ये एनर्जी रेडिएशन की वजह से क्या होगा कि हम लोगों को हमारे डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, तो एनर्जी मिलेगी, मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। क्लियर? समझ में आया? ये बेसिक फंडा इसके अंदर दिया हुआ है। द फ्लोर और वॉल्स आर मेड मैसिव टू इंक्रीज द थर्मल मास which helps in storing the heat during daytime when sufficient heat is available and releasing the same during the night time। जो मैंने अभी बोला कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारी वॉल रिलीज करती है। जस्ट लाइक दैट थर्मल स्टोरेज वॉल, मैं फिगर बताऊँ ताकि आपको पता चले। ये रहा, क्या करते हैं हम लोग, एक थर्मल मास का लेयर बना के रखेंगे, ठीक है, आप देख सकते हो, जिसके बाजू में से हम लोग एयर को पास करवाने वाले, और एक डैम्पर रखेंगे। देखो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर कोई डैम्पर नहीं था, जो ग्लास था आपके इंसुलेशन मटेरियल के साथ में दोनों तरफ से ऊपर नीचे की तरफ हम लोगों ने पैक कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग डैम्पर रखेंगे कि जिसकी वजह से आपकी एयर का सर्कुलेशन हो। और आप देख सकते हो फिगर के अंदर से
आपकी कोल्ड और जो होगी वो नीचे की तरफ होगी, वार्म एयर जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी। आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला कि जैसे पानी गर्म होता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ठंडे पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। बिल्कुल उसी तरह से एयर के अंदर होता है कि गर्म एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और ठंडी एयर की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ठंडी एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट के चांसेस ज़्यादा है और गर्म एयर के अंदर, वार्म एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट के चांसेस काफ़ी कम है। थर्मल स्टोरेज वॉल का मतलब यही है कि जो भी एनर्जी आप लोगों की आ रही है वो एनर्जी हम लोग इस वॉल के थ्रू स्टोर करके रखेंगे। सिंपल, सिर्फ इतना सा मीनिंग, सिर्फ इतना। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार समझा दूँ। सोलर, सॉरी पहले से समझाता हूँ ताकि पता चले। ओके, in this method the thermal storage wall is provided between the double glazed facing south and room living space। मैंने बोला ना आप लोगों का ये वाला पोर्शन, ये है थर्मल स्टोरेज वॉल, ये पोर्शन, ठीक है। और क्या होगा, this thermal storage wall collects, stores and transfer the heat to the room। this wall is also known as the trombe wall। आप लोगों को ट्रॉम्ब वॉल करके अगर थियरी पूछी जाती है जीटीयू के अंदर तब भी ध्यान रखना, ट्रॉम्ब वॉल मतलब है आप लोगों की थर्मल स्टोरेज वॉल, ठीक है। दिस इज द मोर इफेक्टिव वे ऑफ हीटिंग द रूम्स एंड रिड्यूसिंग द लार्ज वेरिएशन इन द रूम एयर टेम्परेचर। ऑल्सो इट अलाउज रिड्यूसिंग स्टोरेज मास इन फ्लोर, रूफ एंड वॉल्स, जो कि मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाया था अभी, एक एग्जांपल जो दिया था कि सोलर रेडिएशन आपकी वॉल के अंदर जब आ रहा है तो ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम जब सनसेट हो जाएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी, ये टेक्निकली थोड़ा उसी चीज़ में समझाया गया है। नेक्स्ट, the solar radiation after passing through glazing is absorbed by trombe wall, thereby heating it. Hence, air in the gap between the glazing and the thermal wall get heated, rises and enters room through the upper vent, while the cooled air from the room enters in the gap through the bottom vent। यहाँ से आप लोगों की कूल एयर एंटर होगी, यहाँ से आप लोगों की हॉट एयर एंटर होगी। तो ये बेसिक फंडा था आप लोगों के थर्मल स्टोरेज वॉल के लिए, और यही जो गर्म और ठंडी हवा है कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती रहेगी। और डैम्पर्स इसीलिए दिए जाते हैं टॉप और बॉटम दोनों में। यहाँ पर दिखाया नहीं है लेकिन यहाँ पर भी होता है डैम्पर। तो वो डैम्पर देने का मतलब ये इसीलिए होता है टू कंट्रोल द मास फ्लो रेट ऑफ द एयर, क्योंकि एयर का सर्कुलेशन जरूरी है, ठीक है, वरना सफोकेशन होगा। तो एयर के सर्कुलेशन के लिए डैम्पर्स दिया जाता है। वन एडिशनल डैम्पर ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द ग्लेजिंग टू रिमूव द एक्सेस हीट फ्रॉम द एयर स्पेस। यहाँ से आप लोगों को अगर एक्सेस अमाउंट में एयर अगर आ रही है तो उसको बाहर निकालने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, थर्मल स्टोरेज रूफ। रूफ के थ्रू आप अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हो। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। एज यू कैन सी आपके रूफ के ऊपर आप लोगों को थर्मल पॉन्ड बनाना है। थर्मल पॉन्ड मतलब कि पानी जो कि आप लोगों की सनलाइट या तो सन के रेस को एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और ये हॉट वाटर की वजह से हम हमारे बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफ़र करेंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, देखो दो चीज़ आप लोगों को दी गई है, डे टाइम एंड द नाइट टाइम। लेट्स से डे टाइमिंग के अंदर क्या होगा, तो आप लोगों का ये जो पोर्शन है ये आप लोगों की मेटल रूफ है। इस मेटल रूफ के अंदर हम लोगों ने पानी को स्टोर करके रखा है। अब डायरेक्ट जब सनलाइट आएगा तो यहाँ पर पानी को वो सन रेज पानी को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ही पानी को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा तो द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल गेट हीटेड। देखो यहाँ पर ध्यान दो कि इवापोरेशन होगा, दैट्स ट्रू, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% वाटर का इवापोरेशन हो जाए। हम लोगों को यहाँ पर लार्ज मास के अंदर पानी को स्टोर करके रखना है। अब जैसे ही आप लोगों का पॉन्ड गर्म होगा, मतलब कि पानी गर्म होगा, उस पॉन्ड की हीट एनर्जी आपके मेटल रूफ को ट्रांसफ़र होगी और मेटल रूफ फिर रेडिएट करेगा एनर्जी आप लोगों के स्पेस के अंदर। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह से नाइट टाइम के अंदर अगर आप लोगों को एनर्जी चाहिए तो क्या करना है कि थर्मल पॉन्ड के ऊपर आप लोगों को एक इंसुलेशन मटेरियल का लेयर पास करवा देना, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर जो मैं मूव कर रहा हूँ। अभी इंसुलेशन मटेरियल आप यहाँ पर मूव कर दोगे तो क्या होगा कि नाइट टाइम के अंदर आपका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से कि सोलर पॉइंट के अंदर या तो थर्मल पॉइंट के अंदर एनर्जी लॉस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इंसुलेशन की वजह से क्या होगा कि आपकी पॉन्ड उसकी एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों ने इंसुलेशन का लेयर लगा दिया है। इंसुलेशन का लेयर लगा दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पॉन्ड की हीट एनर्जी अभी उतनी ही है जितनी आप लोगों ने गेन की थी। हीट लॉस तो होगा लेकिन बहुत ही धीमी तरीके से होगा। तो ये जो थर्मल पॉन्ड आप लोगों का है जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है, वो मेटल रूफ को गर्म ही रखेगा और उसकी हीट एनर्जी फिर आपकी लॉस्ट होगी रूम के अंदर। क्लियर? तो ये हो गया आप लोगों के लिए थर्मल स्टोरेज रूफ। देखो फिगर के बेस पर ही आप लोगों को समझना है।
ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से होता है, डबल ग्लेज्ड एनक्लोजर सन स्पेस एरिया होगा। यहाँ पर आप लोगों की थर्मल वॉल होगी। ये जो एरिया रहा जहाँ पे मैं सर्कुलेट बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों की मैक्सिमम सोलर एनर्जी का रेडिएशन होगा। यहाँ पर हीट एनर्जी हम लोग स्टोर करेंगे ये दो थर्मल वॉल में, और फिर यहाँ से हमारी रेडिएशन एनर्जी मतलब कि हॉट एयर सर्कुलेट करेंगे हमारे रूम के अंदर। क्लियर। और नाइट टाइम के अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसको रिवर्स इफेक्ट के साथ में पास आउट करेंगे। एज यू कैन सी, पूछा नहीं जाता है लेकिन समझाने के लिए। एंड द लास्ट वन इज कन्वेक्टिव लूप। कन्वेक्टिव लूप के अंदर क्या होगा कि सोलर रेडिएशन आप लोगों को क्या करना है, सोलर एयर हीटर के अंदर पास आउट करवाना है। यहाँ पर आप लोगों का रॉक बेड स्टोरेज है, मतलब पत्थरों से बना हुआ एक बेड, ठीक है, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आप लोग अगर चाहो तो भी रख सकते हो। तो होगा क्या कि जो भी सोलर रेडिएशन आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है, इसकी वजह से रॉक बेड के अंदर उसको गर्मी मिलेगी, पत्थर आपके गर्म होंगे, और फिर वो पत्थर गर्म होने के बाद में उसके सराउंडिंग की जो एयर होगी उसको हीट ट्रांसफ़र करेगा, और वो हॉट एयर आपके लिविंग स्पेस के अंदर पास आउट किया जाएगा। साथ में आप लोगों को ग्लेजिंग मतलब कि साउथ फेसिंग डबल ग्लास तो रखना ही है, जिसकी वजह से सनलाइट डायरेक्टली आपके रूम के अंदर आए। तो ये कन्वेक्टिव लूप पैसिव सोलर हीटिंग सिस्टम था। नाउ एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम, मैंने पहले बोला एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, तो हम लोगों को पंप का यूज़ करना पड़ेगा, और पंप का यूज़ करके फिर हम लोग हमारी एनर्जी को सर्कुलेट करेंगे। तो इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो सोलर वाटर कलेक्टर, हीट स्टोरेज डिवाइस, पंपिंग डिवाइस, या तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑक्सिलरी हीटिंग सिस्टम, या एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल सिस्टम। ये आप देख सकते हो एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम की लाइन डायग्राम है या उसका लेआउट है। एज यू कैन सी, ये कलेक्टर एरे है, मतलब कि यहाँ पर सोलर पैनल सीरीज में आप लोग लगाओगे, यहाँ पर आपकी एनर्जी क्या होगी, तो स्टोर होगी, वो जाएगा सीधा आपके वाटर टैंक के अंदर, जो कि मैंने आप लोगों को एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम के अंदर बताया था। और फिर वहाँ से आप लोगों को पंप के थ्रू आपकी एनर्जी को फिर से घुमाना है। यहाँ पर सोलर वाटर टैंक में क्या होगा, तो जो भी पानी आपका गर्म हो उसको हम लोग वापस पंप के थ्रू ऑक्सिलरी करेंगे बिल्डिंग के अंदर, और अगर ठंडा पानी है तो उसको बाईपास करेंगे सीधा फिर से वाटर स्टोरेज टैंक के अंदर, और बिल्डिंग में से जो ठंडा पानी होगा उसको हम लोग पंप करेंगे फिर से हमारे वाटर स्टोरेज टैंक के अंदर, वाटर स्टोरेज यूनिट के अंदर। तो ये एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम था। सोलर एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम जनरली हॉट वाटर और एयर का वर्किंग फ्लूइड होता है, मिक्सचर होता है वन टाइप ऑफ, और इसको हम लोग वर्किंग फ्लूइड के तौर पर जानते हैं, और इसी को हम लोगों को कंटिन्यूसली हमारे सिस्टम के अंदर घुमाना है। वाटर इज हीटेड इन सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर ओवर हियर, वाटर इज heated in solar flat plate collector and stored in the storage tank over here। ठीक है, यहाँ पर आपको पानी गर्म किया, यहाँ पर आप लोगों ने स्टोर कर दिया। ठीक है, heat is transferred to the air circulating in the space to be heated by mean of the water to air heat exchanger। एयर हीट एक्सचेंजर के थ्रू आप लोगों को एयर गर्म करनी है और फिर उसका आप लोगों को यूटिलाइजेशन करना है। एंड ऑक्सिलरी हीटर इज प्रोवाइडेड, ऑक्सिलरी हीटर आप लोगों को इसके अंदर दिया होता है, यहाँ पर नहीं दिखा, ये रहा ऑक्सिलरी हीटर। ठीक है, ऑक्सिलरी हीटर इज प्रोवाइडेड in the hot water line, this line which heats water when water temperature falls below the predefined temperature। अगर पानी का टेम्परेचर कम हो रहा है, जब वाटर स्टोरेज यूनिट में से निकल रहा है, तब तो ये ऑक्सिलरी हीटर क्या करेगा, उसको फिर से गर्म करेगा और जो टेम्परेचर आपको चाहिए उस टेम्परेचर तक उसकी वैल्यू लेकर के जाएगा। नॉर्मल ऑपरेशन अगर है तो थ्री वे वाल्व, ये रहा, ये जो थ्री वे वाल्व है। ठीक है, थ्री वे वाल्व आप लोगों को रखना है, जो कि इट विल परमिट सोलर हीटेड वाटर टू फ्लो फ्रॉम द स्टोरेज टैंक एंड ऑक्सिलरी हीटर टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और वापस उसको टैंक के अंदर लाने के लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। ड्यूरिंग द लॉन्ग ऑफ सनशाइन आवर, मतलब कि समर सीजन, द थ्री वे वाल्व will adjust automatically to bypass the storage tank and auxiliary heater directly heat exchanger, otherwise large amount of heat is wasted to heat water in the tank। तो ये एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम थी। नेक्स्ट है हमारे पास में सोलर पैसिव कूलिंग थ्रू वेंटिलेशन, मतलब कि सोलर कूलिंग ऑफ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग को आप लोगों को कूल रखना है तो किस तरह से आप लोग रख सकते हो, ये उसका एक एग्जांपल है, वैसे तो ये पूछी नहीं जाती लेकिन मैं आप लोगों को समझा दूँ। सोलर पैसिव कूलिंग थ्रू वेंटिलेशन, वेंटिलेशन क्या होता है आप सब लोगों को पता ही होगा। वेंटिलेशन आप लोगों ने घर में बड़े बड़े कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर या इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखा होगा। ये बिल्कुल इसी तरह से, ये आप लोगों की साउथ फेसिंग वॉल है। ठीक है, यहाँ पर से ये आप लोगों की
ग्लेजिंग, डबल ग्लेज्ड ग्लास है जहाँ से आपका सोलर रेडिएशन कंटिन्यूसली आएगा। अब ये आपका लिविंग स्पेस है। लेट्स से कि आपके दूसरे साइड से ठंडी हवा आपकी लिविंग स्पेस में आ रही है, ठीक है। अब होगा क्या कि जो भी सोलर रेडिएशन आप लोगों का आएगा, इस सोलर रेडिएशन की वजह से आपकी जो ये एयर है वो गर्म हो जाएगी, और ये जो एयर होगी, गर्म एयर, आपके वॉल के थ्रू, साउथ वॉल के थ्रू, ये जो आपको डैम्पर दिख रहा है, मतलब कि आपको ये जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ से आपकी गर्म हवा बाहर की तरफ चली जाएगी। ये हो गया आप लोगों का वेंटिलेशन। पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। वेंटिलेशन is the process of moving air into and out of an interior space by natural or mechanical means। अभी ये जो एयर थी इसको आप या तो नेचुरली भी बाहर निकाल सकते हो या मैकेनिकल मीन्स से। आप लोगों ने आईडी फैंस देखे होंगे, एफडी फैन सॉरी, फोर्स ड्राफ्ट फैन देखे होंगे, जिसका यूज हम लोग करते हैं कि अंदर की हवा हम लोग बाहर फेंक सके। वो वेंटिलेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी आप लोग पढ़ चुके हो। इन दिस मेथड फ्लो ऑफ एयर टेक्स प्लेस यूजिंग चिमनी इफेक्ट। मैंने बोला ना थर्मल पावर प्लांट के अंदर चिमनी रखी जाती है, चिमनी के अंदर भी आप लोगों को फ़ैन का यूज़ करना ही पड़ता है कि जो भी आप लोगों की हॉट एयर आ रही है, हॉट गैसेस आ रही है, उसको हम लोग फ़ैन के थ्रू फ़ैन की मैक्सिमम पावर की वजह से बाहर फेंक देते। तो चिमनी इफेक्ट होगा एंड इज इफेक्टिव वेयर आउटसाइड टेम्परेचर इज मॉडरेट। द एयर बिटवीन द ग्लेजिंग एंड द इंटीरियर साउथ वॉल इज हीटेड बाय सोलर रेडिएशन। द एयर बिटवीन ग्लेजिंग, ये आपका ग्लेज ग्लास है, और ये वॉल है, इन दोनों के बीच में जो एयर होगी, इंटीरियर साउथ वॉल इज हीटेड बाय सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन से गर्म होगी। हीटेड एयर राइजेस अप, इज ducted outside, and the warm air from the room is drawn into this space due to the natural draft thus produced। ये जो एयर आपकी गर्म हो रही है बाहर निकलेगी, और यहाँ पर जो ठंडी एयर आ रही है, इन दोनों के बीच में एक नेचुरल ड्राफ्ट जनरेट होगा। नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम भी आप लोग आपके 7 सेमेस्टर पावर प्लांट में पढ़ चुके हो। ड्राफ्ट मतलब कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, और इसकी वजह से आपकी एयर जो होगी कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती रहेगी। हैंस cooled outside air enters the room from the bottom air went on the other side of the room। और जैसे ही आपकी हॉट एयर बाहर निकली, यहाँ से आपकी कूल्ड एयर बाहर से अंदर की तरफ लिविंग स्पेस में आएगी, जहाँ पर आप लोगों ने एक छोटा सा वेंट दिया है, छोटा सा स्पेस दिया है। तो आई होप दोस्तों कि आपको एक्टिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम और पैसिव सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम के बारे में पता चला होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ये टॉपिक जीटीयू के अंदर 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है या 4 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। इसको आप लोगों को करना ही है, छोड़ना नहीं है, स्किप करना नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।